गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं DS यादव आज आपके लिए बायोलॉजी क्लास 10th की क्लास लेके आया हूँ। बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन आपका है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। संसार की सभी वस्तुओं को दो श्रेणियों में बांटा गया है, जैसा कि आप जानते हैं। एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। सजीव जो हैं कुछ उनके लक्षण होते हैं, तो देख लीजिए। सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, ये सांस लेते हैं, ये मलमूत्र को त्यागते हैं, ये दर्द का अनुभव करते हैं। इनमें जनन का गुण पाया जाता है। जनन क्या होता है? जैसे कोई भी जीव होता है वो अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है या अपने ही समान नई जाति को उत्पन्न करता है, ये गुण केवल सजीवों में ही पाया जाता है, तो इसे कहते हैं जनन, रिप्रोडक्शन। तो इनमें जनन का गुण पाया जाता है, यानी कि अपने जैसे संतान उत्पन्न करने का लक्षण होता है। सभी जंतु और पौधे सजीव होते हैं। जो जंतु और पौधे होते हैं ये सजीव के अंतर्गत आते हैं। जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका शरीर का सूक्ष्मतम इकाई है। कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। देखिए, जो हमारा शरीर होता है ये छोटे छोटे भागों से, थोड़े छोटे खंडों से मिलकर बना होता है, उन्हीं को हम कोशिका कहते हैं। और कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, और किस ईस्वी में किया था? 1665 ईस्वी में। प्रत्येक कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसका तात्पर्य यह है कि शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और सभी जैविक क्रियाएं जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया और जनन हो गया, इन्हीं कोशिकाओं में संपन्न होती हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे एक ये रेखा चित्र है, कोशिका है, कोशिका से ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का एक समूह होता है, ठीक है, जो संरचना और कार्य में एक समान होते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो संरचना और कार्य में एक समान होते हैं, ऊतक कहलाते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है? ऊतक का। और ऊतक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक तंत्र बनाते हैं। और ऊतक तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। और अंग तंत्रों से किसका निर्माण होता है? पूरे शरीर का निर्माण होता है। और जब शरीर का निर्माण हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। ओके, इसके बाद है मनुष्य के अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन। मनुष्य का शरीर निम्न अंग तंत्रों से मिलकर बना होता है। देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला, अध्यावरणीय तंत्र, ये त्वचा से मिलकर बना होता है, यानी त्वचा से बना होता है। अध्यावरणीय तंत्र किससे बना होता है? त्वचा से। ये हमारे शरीर को पूरा ढका रहता है। किसी भी जीव का शरीर त्वचा होता है, वो उस जीव के शरीर को पूरी तरह से क्या होता है? अध्यावरण किया रहता है, ढका रहता है। ठीक है, और ये काम क्या करता है? ये सुरक्षात्मक आवरण बनाता है हमारे शरीर का। श्वसन तंत्र में क्या है? फेफड़े होते हैं, और फेफड़े क्या काम करते हैं? सांस लेने का कार्य करते हैं। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र क्या होता है? आहार नाल। आहार नाल में क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। इसके बाद है परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र क्या होता है? रक्त और हृदय, जो ब्लड है हमारे शरीर में, खून है, ठीक है, रुधिर है ये, और जो हृदय होता है जो हमारे रक्त को पंप करता है, रक्त को हमारे शरीर में संचारित करता है। ठीक है, तो इनसे बना होता है परिवहन तंत्र। और परिवहन तंत्र का काम क्या होता है? भोज्य पदार्थ, ऑक्सीजन यानी कि O2, जल H2O, इन सब का क्या करता है? परिवहन करता है, हमारे शरीर में पूरा फैलाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाता है आवश्यकता के अनुसार। इसके बाद है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र किससे बना होता है? वृक्क। मेन उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? वृक्क, गुर्दा, ठीक है, जिसे हम किडनी कहते हैं। और किडनी का काम क्या होता है? मूत्र प्लस मल त्याग करना। हमारे जब ब्लड में ढेर सारी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं में होती हैं, तो ब्लड में कुछ हानिकारक तत्व ही बनते हैं, वो ब्लड की सहायता से बहकर आते हैं, तो किडनी में जाकर वो छनकर अलग होते हैं, और मल मूत्र की रूप में हम उसे शरीर से बाहर त्याग देते हैं। ठीक है, और यानी कि ये किसके कारण हो सकता है? किडनी के कारण होता है। इसके बाद है कंकाल तंत्र, अस्थियाँ, शरीर का ढांचा बनाना। जो अस्थियाँ होती हैं शरीर का ढांचा बनाती है। हमारे शरीर का जो आकार है वो अस्थियों के कारण होता है, हड्डियों के कारण होता है। इसका था पेशी तंत्र। पेशी तंत्र किससे बना होता है? पेशियों से। और ये क्या करते हैं? शरीर को गति प्रदान करते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? शरीर को गति प्रदान करना। इसके बाद है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आते हैं? मस्तिष्क प्लस मेरुरज्ज। मस्तिष्क हमारा ब्रेन है,
मेरुरज्जु ब्रेन का वो भाग है जो हमारी कपाल यानी कि जो खोपड़ी है, हड्डियाँ होती हैं, उनसे निकलकर कुछ हमारे गर्दन तक नीचे लटकी रहती है रीढ़ की हड्डी में, उसी मस्तिष्क के भाग को हम क्या कहते हैं, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये दोनों क्या करते हैं, ये एक तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं और ये पूरे इन्हीं के पूरे आदेश से शरीर का हर एक अंग कार्य करता है। तो देखिए, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं, हमारे शरीर में जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं और अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो इन्हीं के द्वारा संचालित होती हैं, यही रेगुलेट करते हैं उनको। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ऐच्छिक क्रियाएं हैं, ऐच्छिक क्रियाएं मतलब जो हम अपनी इच्छा से करते हैं। ठीक है, जो हम अपनी इच्छा से काम करते हैं, जैसे कोई काम करना हो हमें, हम अपनी इच्छा से करते हैं, हमारी इच्छा हुई तो किए, इच्छा नहीं हुई तो नहीं किए, तो ऐसी क्रियाओं को हम ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अनैच्छिक होती हैं, जैसे हमें इसी अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे हमें भूख लगती है, ठीक है, तो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं लगती है। ठीक है, ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो ये अनैच्छिक क्रियाएं जो है इनका भी रेगुलेशन किसके द्वारा होता है, इन्हीं के द्वारा होता है। तो ऐच्छिक और अनैच्छिक जितनी भी क्रियाएं होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं, वो सारी क्रियाएं किसके कारण होती हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के कारण। ठीक है, इसके बाद है अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। तो अंतःस्रावी जो तंत्र होता है, इसका मेन रोल कौन करता है, ये हार्मोन्स होता है। हार्मोन्स, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। अंतःस्रावी एक पाचक एंजाइम, एक तरह से कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं जो एंजाइम हार्मोन दोनों स्रावी करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं कि जो केवल हार्मोन स्रावित होती हैं। तो अंतःस्रावी जो तंत्र होते हैं, अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं वो हार्मोन्स सीक्रेट करती हैं, और ये हार्मोन्स क्या करता है, रासायनिक समन्वय का काम करता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन का काम करता है। हमारे शरीर में जो भी रासायनिक संतुलन होता है, पदार्थों का बनना, पदार्थों का वो होना, वो जो रासायनिक कोऑर्डिनेशन है, सामंजस्य है, वो किसके कारण होता है, हार्मोन्स के कारण होता है। ये तो हो गया जंतुओं में। इसके बाद पौधों में, पौधों में देख लीजिए, पौधों में जड़ तंत्र होता है, प्ररोह तंत्र होता है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। ठीक है, जड़ तंत्र जो पौधों का वह भाग होता है जो भूमि के अंदर पाया जाता है, और प्ररोह तंत्र वो होता है जो भूमि के बाहर पाया जाता है। जड़ तंत्र में मिनरल क्या होते हैं, जड़ें। ठीक है, ये जल खनिज लवण का अवशोषण करती हैं। जड़ें क्या करती हैं, जल और खनिज लवण का अवशोषण करती हैं और पौधों के शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। प्ररोह तंत्र में क्या आता है, तना, पत्तियां, बीज, फल, ये सब आते हैं और ये भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद मनुष्य का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन या मैन, पाचन तंत्र। ठीक है, ये पाचन तंत्र देखिए किससे किससे मिलकर बना होता है। पाचन तंत्र में क्या क्या आते हैं, पोषण आता है, न्यूट्रिशन, आहार नाल, एलिमेंट्री सिस्टम, पाचक ग्रंथियाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, और भोजन का पाचन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब जो पाचक ग्रंथियाँ होती हैं दो प्रकार होती हैं, बाह्य पाचक ग्रंथियाँ और अंतः पाचक ग्रंथियाँ। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं पोषण के बारे में। पोषण, न्यूट्रिशन, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं, आप भोजन करते हैं, तो भोजन ग्रहण करने की जो क्रिया होती है, भोजन से जो हमें एनर्जी मिलती है, वो पूरा प्रोसेस ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। पोषण के चरण, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण में देखिए कौन कौन से चरण होते हैं, इसको समझ लीजिए। पोषण के निम्न 5 चरण हैं। पहला होता है भोजन का अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण में देखिए क्या आता है, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाता है। जंतु विभिन्न अंगों की सहायता से भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब जैसे अमीबा हो गया, ये कूटबात के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। पैरामीशियम हो गया, सीलिया के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। मेढक हो गया, जीभ के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। पक्षियाँ हो गई, चोंच के द्वारा भोजन ग्रहण करती हैं। हाइड्रा हो गया, स्पर्शक द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। और मनुष्य हो गया, मुख द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये करते हैं। तो ये विभिन्न जंतु हैं और उनके ये अंग हैं जिनके द्वारा वो भोजन ग्रहण करता है। इसके बाद भोजन का पाचन। भोजन के अघुलनशील एवं अशोषणीय भाग, यानी जो अघुलनशील होते हैं और अशोषणीय भाग होते हैं, ठीक है,
को पाचक रसों की सहायता से घुलनशील एवं शोषणीय अवस्था में बदलने की क्रिया को भोजन का पाचन कहते हैं। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो ग्लूकोज बनता है, यानी C6H12O6। हालांकि ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन क्या है, ये मोनोसैकेराइड है, यानी कि छोटे अणु हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। तो बड़े अणु रहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, तो छोटे अणुओं में जब उनका पाचन होता है तो छोटे अणुओं में वो टूट जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन है, प्रोटीन का पाचन होता है तो अमीनो अम्ल बनता है, एमिनो एसिड्स बनता है। उसके बाद वसा का जब पाचन होता है तो वसा के पाचन से क्या क्या बनता है, वसीय अम्ल बनता है और ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है, ग्लिसरॉल को आप ग्लिसरिक एसिड भी कह सकते हैं। जीवों में पाचन क्रिया दो प्रकार की होती है। ठीक है, देख लीजिए कौन कौन से हैं। एक होता है अंतःकोशिकीय पाचन और एक होता है बाह्य कोशिकीय पाचन। ठीक है, जीवों में जो होता है पाचन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक क्या है, अंतःकोशिकीय पाचन, और एक क्या होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन में देखिए क्या आता है, जब भोजन का पाचन कोशिका के अंदर होता है तो इसे अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब एक कोशिकीय या अकोशिकीय जंतु होते हैं। इनमें क्या होता है, अंतःकोशिकीय ही पाचन पाया जाता है। इनमें जो पाचन होता है वो कोशिकाओं के भीतर होता है। ठीक है, अब है बाह्य कोशिकीय पाचन। जब भोजन कोशिका में न पचकर आहार नली में पचता है तो इसे हम बाह्य कोशिकीय पाचन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, मेढक, छिपकली, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि उच्च श्रेणी के जंतुओं में बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है। यानी कि जो उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं, जो बड़े जंतु होते हैं, उनमें पाचन कौन सा होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। तो ये पाचन दो प्रकार का है। इसके बाद हम आते हैं तीसरी नोट्स में। देखिए ये नोट्स आपको मिल रहे हैं और बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। इनको आप विधिवत आप फेयर कॉपी बनाकर इनको नोट कर लीजिएगा और अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए ये नोट्स से तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अब तीसरा भाग है देखिए पाचन का, पचे हुए भोजन का अवशोषण। पचे हुए भोजन का अवशोषण, यह क्रिया मनुष्य की छोटी आंत में होता है। छोटी आंत की दीवार पचे हुए भोजन को अवशोषित करके रक्त में मिला देती है। इसे पचे हुए भोजन का अवशोषण कहते हैं। यानी कि जो पचा हुआ भोजन होता है वो क्या होता है, छोटी आंत की जो दीवार होती है उसको अवशोषित कर कर उसको सोख कर रक्त में मिला देती है। यही प्रक्रिया मतलब रक्त में मिला देती है, इसी को क्या कहते हैं, भोजन का अवशोषण कहलाता है। इसके बाद है स्वांगीकरण। पचे हुए भोजन का रक्त से कोशिकाओं के जीवद्रव्य में विलीन होना स्वांगीकरण कहलाता है। देखिए जो अभी तक आपने भोजन रक्त में मिलाया था वो रक्त से जब जीवद्रव्य में बदल जाता है, जीवद्रव्य उससे बन जाता है, उस भोज्य पदार्थ से जब जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म का निर्माण हो जाता है, विलीन हो जाता है, तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। अब भोजन के जो भाग होते हैं उसमें देख लीजिए, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है। जो अमीनो अम्ल होते हैं वो नए जीवद्रव्य का निर्माण करता है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जो होते हैं ये वसा ऊतक में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे हम फैट कहते हैं। ठीक है, ये वहीं जाके इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद है बहिक्षेपण। अपच भोजन को विष्टा के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम बहिक्षेपण कहते हैं। देखिए हमारे शरीर में जो भी अपच भोजन होता है उसे हम शरीर से बाहर त्याग करते हैं और शरीर से बाहर त्यागने की यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहिक्षेपण कहलाती है। ओके, अब इसके बाद आते हैं भोजन, फूड, जो हम भोजन करते हैं उसके बारे में आते हैं। भोजन विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। क्या होता है, भोजन विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है जिससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और जीवधारियों की कोशिकाओं में जीवद्रव्य का निर्माण होता है। यानी कि भोजन क्या होता है, विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है और इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और जीवधारियों की कोशिकाओं में जो जीवद्रव्य होता है उसी का निर्माण होता है। ठीक है, भोजन के कार्य, फंक्शन ऑफ फूड। भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है, कोशिकाओं में जीवद्रव्य बनता है, शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत होती है, भोजन से शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है, यह हार्मोन्स के निर्माण में भाग लेता है। देखिए भोजन के कई घटक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब होते हैं। तो भोजन को जो शरीर को ऊर्जा मिलती है ये कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है तो प्रोटीन से भी मिलती है। ठीक है, और फैट से भी मिलती है, वसा से भी मिलती है
अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी है, लेकिन मेनली किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कोशिकाओं में जीवद्रव्य बनता है, ठीक है, और शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत है। जो जीवद्रव्य का निर्माण होता है, टूटे फूटे भागों की मरम्मत होती है, ये किससे होती है? ये प्रोटीन से होती है, यानी कि अमीनो एसिड से होती है, ठीक है। भोजन के शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। तो ये भोजन जो होता है वो शरीर को रोगों से लड़ने की, नहीं कि रोग अगर कोई आपके शरीर में होने वाला है तो वो नहीं हो पाता है, वो लड़ लेता है, प्रतिरक्षा तंत्र तैयार करता है। तो ये किसके कारण होता है? विटामिन के कारण होता है। तो जो शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है वो कौन होता है? भोजन का कौन सा भाग होता है? तो वो विटामिन होता है। और हार्मोन्स के निर्माण में भी भाग लेता है। जो प्रोटीन वगैरह होते हैं, मेनली जो हार्मोन्स रहते हैं वो प्रोटीनस पार्ट होते हैं, तो प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो जो प्रोटीन होते हैं वो हार्मोन्स का निर्माण करते हैं, और हार्मोन्स हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बाद है भोजन के पोषक तत्व। देखिए भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये भोजन हो गया। भोजन के पोषक तत्वों को दो भागों में डिवाइड किए हैं। एक कार्बनिक पोषक तत्व होता है, एक अकार्बनिक पोषक तत्व। कार्बनिक पोषक तत्व में क्या क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, ये आते हैं। अकार्बनिक पोषक तत्व खनिज लवण और जल। कार्बनिक पोषक तत्व जिसमें कार्बन पाया जाता है, और अकार्बनिक पोषक तत्व जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, वो अकार्बनिक पोषक तत्व होते हैं। अब देखिए पोषक तत्वों में सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट क्या है? यह कार्बन यानी C, हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O का यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार का होता है। एक होता है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट, इसको ध्यान में रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स का होता है, कितने प्रकार का होता है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ये तीन प्रकार का होता है, ठीक है। इसके बाद चौथी नोट्स देखिए, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो सबसे पहले आते हैं पॉलीसैकेराइड में। तो पॉलीसैकेराइड देख लीजिए। पॉलीसैकेराइड ये सरल शर्करा होते हैं। इनका सामान्य सूत्र C6H12O6 होता है। ये स्वाद में मीठे होते हैं और जल में विलेय होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि, ठीक है। ये अंगूर, सेब आदि फलों से प्राप्त होते हैं। इसके बाद है डाइसैकेराइड। यह मोनोसैकेराइड के दो अणुओं के मिलने से बनते हैं। जैसे मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड के दो अणुओं से मिलने से बनते हैं। जैसे C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज मान लीजिए। और इनसे क्या बना? C12H22O11, ये सुक्रोज का फार्मूला होता है। और ये दोनों जब जुड़ते हैं तो H2O का एक अणु बाहर निकल जाता है और ये बन जाता है, ठीक है। एक H निकाल देंगे और एक O। जैसे यहाँ देख लीजिए, कार्बन कितना है? 12 है, तो कार्बन 12 आपने रखा है। H कितना है? 12 और 12 कितने हो गए? 24, ठीक है। अब 24 में से एक आप दो हाइड्रोजन निकाल देंगे, तो 24 में दो हाइड्रोजन निकाल देंगे, कितना बचेगा? 22, 22। उसके बाद ऑक्सीजन देखिए 6 6 है, 6 6 12, और एक ऑक्सीजन आपने H2O में निकाला है, तो कितने बचेंगे? 11, ठीक है। यह भी स्वाद में मीठे होते हैं और जल में विलेय होते हैं, ठीक है। ये स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं और जल में विलेय होते हैं। एग्जाम्पल जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज आदि। दूध, गन्ना, चुकंदर, खजूर इत्यादि में डाइसैकेराइड अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि डाइसैकेराइड की मात्रा किस में अधिक पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे? दूध, गन्ना, चुकंदर, खजूर आदि में डाइसैकेराइड अधिक मात्रा में पाई जाती है, ओके। इसके पश्चात हम आते हैं पॉलीसैकेराइड। यह जटिल शर्करा होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, काफ़ी इनकी संरचना जटिल होती है, काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। तो यह जटिल शर्करा वाले होते हैं, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। ये मोनोसैकेराइड के अणुओं के बहुलकीकरण से प्राप्त होते हैं, यानी कि बहुलीकरण से। बहुलीकरण क्या होता है? यानी कि छोटे छोटे अणु मिलकर अगर एक बड़ा अणु बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बहुलीकरण कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपके घर की दीवारें, ठीक है, किससे बनी होती हैं? छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी होती हैं। तो आप कह सकते हो जो आपका दीवार है, आपके घर की जो दीवार है वो ईंटों के बहुलीकरण से बनी हुई है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो
पॉलीसैकेराइड होते हैं वो मोनोसैकेराइड अणुओं के बहुलीकरण से बने होते हैं, यानी कि मोनोसैकेराइड के अणु कई मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए, जिसे मंड, स्टार्च जिसे आप माड़ी कहते हैं, उसका सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन इत्यादि, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं। मंड का समान सूत्र क्या होता है, C6H10O5 और ब्रैकेट के बाहर N है। यहाँ N अणुओं की संख्या होती है, कितनी भी हो सकती है, मैक्सिमम बड़ी संख्या रहती है। सभी अनाजों, आलू आदि में पॉलीसैकेराइड अधिक मात्रा में पाया जाता है। घास एवं भूसे में सेलुलोज की अधिक मात्रा पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने पढ़ा कि पॉलीसैकेराइड कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। इनके स्रोत आपने पढ़ लिया, कैसे बने होते हैं आपने पढ़ लिया, और इनके मेनली ये कहाँ पाए जाते हैं, स्वाद कैसे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं कि अघुलनशील होते हैं, इन सब बातों को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से शरीर को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज का फिर ऑक्सीकरण होता है तो इससे ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा जब प्राप्त होती है तो यही प्रक्रिया श्वसन कहलाती है, कोशिकीय श्वसन कहते हैं इसी को। ठीक है, और कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत ही हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये है ग्लूकोज C6H12O6, और ऑक्सीकरण होता है इसका, ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है और साथ में एनर्जी निकलती है। और ग्लूकोज के एक अणु से लगभग कितना, 38 ATP ऊर्जा मिलती है। यहाँ पर ATP क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दरअसल हमारी कोशिकाओं में जब श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो ऊर्जा किस रूप में स्टोर रहती है, ATP के रूप में ही स्टोर रहती है। ठीक है, तो ATP का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो देखिए ये श्वसन दिखाया गया है ATP। ठीक है, श्वसन से मुक्त जो ऊर्जा होती है ATP के रूप में संचित हो जाती है, और ये ATP से ऊर्जा मिलती रहती है, और ATP ADP में और ADP ATP में कन्वर्ट होता रहता है। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक और होता है AMP, तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ये ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा जैविक कार्यों में यूज होती है। जो जीवधारी वो जैविक कार्य करते हैं वो क्या होते हैं, ऊर्जा से ही करते हैं, तो उसमें ये यूज होता है। ठीक है, ये तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में था। अब इसके बाद आते हैं प्रोटीन के बारे में। ठीक है, प्रोटीन, प्रोटीन देख लीजिए। प्रोटीन यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन व गंधक यानी सल्फर के यौगिक हैं। यानी कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि आपने भी पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट किसका यौगिक था, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन से, इनके मिलने से बनता था। लेकिन जो प्रोटीन होता है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त क्या होता है, नाइट्रोजन और सल्फर भी होता है। यह जल में अविलेय होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं जल में कैसे होते हैं, अविलेय होते हैं। ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। अमीनो अम्ल के अणुओं के मिलने से प्रोटीन अणु का निर्माण होता है। अगर पूछा था कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, तो अमीनो अम्लों। प्रोटीन के अणु काफ़ी जटिल होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इनकी संरचना बहुत जटिल होती है। स्रोत के आधार पर प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जंतु प्रोटीन, एक होता है वनस्पति प्रोटीन। सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वे में आप ये समझ लीजिए कि जो जंतुओं से प्रोटीन प्राप्त होती है उसे हम जंतु प्रोटीन कहते हैं, और जो पेड़ पौधों से प्राप्त होती है उसे हम वनस्पति प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए जंतु प्रोटीन। जंतु प्रोटीन हमें जंतुओं से प्राप्त होती है, जैसे दूध, अंडा, मांस, मछली इत्यादि में जंतु प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, जंतुओं से प्राप्त प्रोटीन क्या होती है, जंतु प्रोटीन होती है, और जंतु प्रोटीन अधिक मात्रा में किसमें पाई जाती है, दूध, अंडा, मांस, मछली, इन सब में जंतु प्रोटीन काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। और देख लीजिए दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसिन प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। दूध से कौन सी प्रोटीन प्राप्त होती है, केसिन प्रोटीन। अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और मांस में कौन सी प्रोटीन होती है, मायोसिन। ठीक है,
इसको ध्यान में रखिएगा कि दूध में केसिन प्रोटीन, अंडा में एल्ब्यूमिन प्रोटीन और मांस में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं वनस्पति प्रोटीन में। वनस्पति प्रोटीन, यह प्रोटीन हमें पौधों से प्राप्त होती है। हमने आपको बताया कि जो प्रोटीन पौधों से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वनस्पति प्रोटीन कहते हैं। तो यह प्रोटीन हमें पौधों से प्राप्त होती है। दालों में मुख्य पोषक तत्व प्रोटीन होता है। जो दालों में प्रोटीन होता है, जो दालों का मुख्य पोषक तत्व होता है दालों में, वो कौन सा होता है? प्रोटीन। चना, मटर, अरहर, मूंग इत्यादि में वनस्पति प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद एक स्पेशल नोट्स देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वनस्पति प्रोटीन की तुलना में जंतु प्रोटीन अधिक लाभदायक होती है। हमारे शरीर के लिए वनस्पति प्रोटीन की तुलना में जंतु प्रोटीन अधिक लाभदायक होती है। इसका कारण यह है कि शरीर निर्माण के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। यह सभी अमीनो अम्ल जंतु प्रोटीन में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं प्रोटीन के कार्य में। ठीक है, प्रोटीन के कार्य, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो देखिए प्रोटीन के कार्य क्या क्या होते हैं। पहला पॉइंट, यह शरीर की वृद्धि करता है। ठीक है, शरीर का जो ग्रोथ होता है वो प्रोटीन के कारण होता है। यह जीवद्रव्य का निर्माण करता है। यह शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता है। ठीक है, यह हार्मोन्स और पाचक एंजाइम बनाने में सहायक है। आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन से शरीर को ऊर्जा भी मिलती है। हमने आपको बताया था कि जब कार्बोहाइड्रेट की कमी रहती है शरीर में तो प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप ऊर्जा मिलती है और प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण अर्थात PEM, प्रोटीन एनर्जी मॉलन्यूट्रिशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में छोटे बच्चों में 2 रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर प्रोटीन की कमी से जैसे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो ये बच्चों में रोग हैं 2। कौन कौन से हैं? क्वाशरकोरा और मेरेस्मस। जो क्वाशरकोरा होता है प्रोटीन की कमी से होता है और जो मेरेस्मस होता है ये ऊर्जा की कमी से होता है। ठीक है, तो इस पार्ट में बस इतना ही। आप इस बायोलॉजी की नोट्स की आप लोग कॉपी बना लीजिएगा, फेयर बना लीजिएगा और उसमें नोट्स बाकायदे लिख लीजिएगा और इसको आप याद करके अच्छे से विधिवत तैयार कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। ओके।